हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनीशा को किसी काम से घर के बाहर जाना पड़ जाता है। उस रात मौसम बहुत ही ज्यादा खराब होता है। अनीशा को काफी देर हो जाती है घर वापस लौटने में। इस बात का फायदा उठाकर रीमा अपने जीजू के कमरे में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अनीशा अर्जुन को फोन करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन अर्जुन तो अपनी हसीन साली रीमा के साथ में वक्त बिताने में लगा हुआ था। उसे अनीशा की कोई चिंता नहीं थी। अनीशा किसी न किसी तरह से घर पहुंच ही जाती है और घर आने के बाद जब रीमा उसे कहीं नजर नहीं आती तो वो उसे पूरे घर में ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। फिर वो अर्जुन के पास जाने के बारे में सोचती है। अर्जुन जी के पास जाती हूँ, शायद उन्हें कुछ बता कर गई हो। जैसे ही अनीशा अर्जुन के कमरे में जाती है, उसके सामने का नजारा देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अपनी बहन रीमा और अपने पति को एक साथ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अनीशा जोरों से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर अर्जुन और रीमा दोनों उठ खड़े होते हैं। अनीशा उनसे बोलती है, क्या हो रहा है ये सब? अनीशा तुम तो कल आने वाली थी ना? क्यों, कोई दिक्कत हो गई मेरे आ जाने से? अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? बस बहुत हो गई आप दोनों की बहानेबाजी। जो पूछा है उसका सच सच जवाब दीजिए। यार तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है, समझाइए मुझे। मेरी आंखें जो देख रही हैं, क्या वो सब झूठ है? अरे तुम तो राई का पहाड़ बना रही हो। मेरी बात तो सुन लो एक बार। कहो, क्या कहना चाहते हो? अरे वो रीमा को बिजली कड़कने की आवाज से डर लग रहा था, इसलिए वो यहाँ चली आई। और फिर कब हमारी आंख लग गई हमें पता ही नहीं चला। अच्छा, तो नींद में आपको ये भी पता नहीं चला कि आपके साथ कौन है और कौन नहीं? अरे नींद में कहाँ कुछ पता चलता है बाबा। जब मेरे साथ होते हो तब तो आपको सारी खबर रहती है, मुझसे तो दूर दूर भाग जाते हो। अब क्या हुआ? क्या दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? अरे थोड़ा तो भरोसा रखिए जीजू पर। मुझे इन पर तो भरोसा है, पर तुझ पर नहीं है। अच्छा ठीक है, मत करो मुझ पे भरोसा, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, और तो फिर सुकून मिल जाएगा आपको। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी कहाँ जाएगी तू? माँ पापा तो अब रहे नहीं, जो भी है जैसी भी है देखभाल तो मुझे ही करनी है ना तेरी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सब होने के बाद अनीशा के दिमाग में शक का कीड़ा दौड़ने लगता है और अपने पति और अपनी बहन की हर छोटी बड़ी बात पर वो नजर रखने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो किचन में बर्तन धोते हुए सोचती है, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये दोनों कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पकाते रहेंगे और मेरा बसा बसाया घर बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अनीशा रीमा को किसी जरूरी काम से बाहर भेज देती है, पर अर्जुन को इस बात की खबर तक नहीं होती। अर्जुन जब रीमा को आवाज देता है तो उसका कोई जवाब नहीं आता, लेकिन अनीशा आती है और बोलती है, कहिए क्या बात है? रीमा कहाँ गई? उसे कुछ जरूरी काम था तो वो सुबह सुबह चली गई। आप मुझे बता दीजिए क्या काम है, मैं कर दूंगी, बीवी हूँ मैं आपकी। नहीं, ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है, मैं कर लूँगा अपने आप। या फिर मुझसे वो काम नहीं करवा सकते जो मेरी बहन रीमा कर दिया करती थी? यार तुम फिर से शुरू हो गई। कहा ना ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, आप खुद ही कह रहे हैं ये सब। हाँ मतलब वो नहीं कहना चाहता था मैं। आप रहने ही दीजिए, मुझे कोई सफाई पेशी मत दीजिए। अच्छा ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। इस बहस के बाद अर्जुन अपने ऑफिस की कहकर घर से निकल जाता है, लेकिन वो ऑफिस ना जाकर रीमा को ढूंढने लगता है। अनीशा को भी इस बात की पूरी खबर होती है कि अर्जुन ऑफिस नहीं पहुंचा है, बल्कि रीमा के पीछे गया है। तो वो भी अर्जुन के जाते ही घर से निकल जाती है और उसका पीछा करने लगती है। जहाँ जहाँ अर्जुन रीमा को ढूंढ सकता था वो उन जगह पर जाता है और एक नजर फेर कर आता है। साथ ही अनीशा ये सोचती है, मेरे बारे में तो इन्हें जरा से भी खबर नहीं है और रीमा को खोजने के लिए न जाने कहां कहां भटक रहे हैं। बस एक बार मैं इन दोनों को पकड़ लूं ना रंगे हाथों, फिर देखना कैसे मजा चकाती हूँ। इतना सब होने के बाद अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो रीमा को कहाँ पर ढूंढे।
जिसके बाद वो अपना दिमाग दौड़ाता है और फिर सोचता है, मैं सभी जगह देख चुका, रीमा तो कहीं नहीं मिली। अब मुझे लगता है कि वो एक ही जगह मिल सकती है, हमारे फेवरेट प्लेस पर, मजनू का टीला। भगवान करे वहीं मिले वो। इसके बाद अर्जुन उसे मजनू के टीले पर ढूंढने के लिए जाता है और इस बार फाइनली रीमा अर्जुन को मिल ही जाती है। तो वही अनीशा भी उसका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँचती है। जैसे ही अर्जुन उसके पास जाता है वो रीमा से बोलता है, रीमा, यहाँ क्या कर रही हो अकेले? तुम मुझे बिना बताए यहाँ क्यों आई? तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान था। सॉरी, वैसे भी मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती थी। और मैं क्या ही बोलूं, दीदी को तो लगता है कि आप और मैं। अरे इतनी सी बात से परेशान हो गई तुम? अरे हम मिलकर समझाएंगे ना तुम्हारी दीदी को, वो समझ जाएगी कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। इनकी बातों को सुनकर अनीशा को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो लोग आखिर कर क्या रहे हैं। अनीशा अभी भी असमंजस में ही उलझी होती है। तभी वहाँ पर रीमा और अर्जुन के पास एक निखिल नाम का लड़का आता है, जिसे देखकर रीमा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो भागकर उसे अपने गले से लगा लेती है। और अर्जुन भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है, साथ ही उस लड़के से अच्छे तरीके से मिल जाता है। ये सब देखकर अनीशा के तो होश उड़ जाते हैं और फिर रीमा उस आदमी से बोलती है, अरे कितना टाइम लगा दिया यार तुमने। हाँ यार, निखिल कहाँ रह गए थे यार तुम? सॉरी, वो किसी जरूरी काम में फंस गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो तो मुझे चैन आ जाएगा। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? तुम्हारी याद में तड़प रही थी बेचारी। ओह, बस इतनी सी बात। चलो कोई नहीं, अब तो मैं आ गया हूँ ना। उन सभी की बातों को सुनकर अनीशा उनके पास जाती है और उसे वहाँ पर ऐसे देखकर रीमा और अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। तभी अनीशा उनसे पूछती है, कौन है ये आदमी? अनीशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सब कुछ छोड़ो, ये बताओ ये आदमी कौन है और रीमा ने इसको गले क्यों लगाया? सच सच बताइए क्या चल रहा है, नहीं तो मैं कह देती हूँ आज कुछ बहुत बुरा हो जाएगा मेरे हाथों से। देखो तुम गुस्सा मत होना, ये निखिल है। रीमा और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता क्या? ओह अच्छा, तुम्हें तो वैसे भी ये लगता है ना कि हम दोनों के बीच में कुछ है। हाँ दीदी, आपकी डर की वजह से मैंने आपको कुछ नहीं बताया और जीजू मेरा साथ दे रहे थे इससे मिलने में, और आपको लगा कि जीजू और मैं एक साथ। दीदी, जीजू एक अच्छे दोस्त की तरह मेरा साथ दे रहे थे, वो मेरी चिंता करते हैं, इसीलिए मैं अपनी सारी बातें जीजू के साथ शेयर करती थी एक दोस्त की तरह। दीदी, जरूरी नहीं होता कि एक जीजा साली अगर साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, अगर हंसी ठिठोली भी कर रहे हैं तो वो चीज गलत है। दीदी, अगर नजरिया गलत हो ना तो सही चीजें भी गलत लगती हैं। अपनी बहन की बातें सुनने और सारी सच्चाई जानने के बाद अनीशा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप दोनों पर शक किया, मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। आई एम रियली सॉरी। इस सब के बाद अनीशा और अर्जुन दोनों मिलकर रीमा की शादी निखिल के साथ करवा देते हैं और फिर अनीशा कभी भी अर्जुन या रीमा पर कोई शक नहीं करती और दोनों बहनें अपने अपने पतियों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। सिमर एक बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। उसे घर के सारे कामकाज बहुत ही अच्छे तरीके से आते थे। उसके परिवार में उसकी मम्मी राधा और पिता रमेश और उसकी बहन रोली रहती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। राधा के पास सिमर के लिए प्रेम नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है, जिसके बाद दोनों परिवार मिलकर आपस में बातचीत करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। और फिर अगले हफ्ते शादी का दिन आ जाता है। सिमर मंडप में जाने के लिए तैयार हो जाती है कि तभी उसके फोन पर डांस कंपटीशन नोटिफिकेशन आता है, जो कि उसका हमेशा से ही सपना रहा था और उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी था कि वो उसमें पार्टिसिपेट करे। तभी वो रोली से बोलती है, रोली, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दीदी, आप इतना पैनिक
पैनिक क्यों हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोली, मैं बरसों से जिस चीज का सपना देख रही थी आज वो पूरी होने वाली है, और दूसरी तरफ प्रेम जी से मेरी शादी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने सपने को चुनूं या अपनी शादी को। दीदी, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। अभी मंडप में जाने के लिए आपको सब बुलाने आने वाले हैं। बताओ, आपका क्या दिल कर रहा है? रोली, मैं अपना डांस का सपना पूरा करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है। क्या दीदी? तुझे मेरी जगह मंडप में प्रेम जी के साथ बैठना होगा जब तक मैं अपना डांस कंपटीशन कंप्लीट करके ना आ जाऊँ। नहीं दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इसमें बहुत रिस्क है। अगर आपको टाइम लग गया या फिर किसी को पता चल गया तो? मुझे तुझ पर भरोसा है रोली कि तू सब संभाल लेगी। अब ज्यादा देरी मत कर। ये ले मेरी शादी का जोड़ा और जल्दी से तैयार हो जा। इतना बोलकर सिमर खिड़की से रस्सी के सहारे उतर जाती है और कंपटीशन में पहुंचती है। और जहां पर एक तरफ वो स्टेज पर परफॉर्म करने जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ रोली घूंघट में प्रेम के साथ मंडप में चली जाती है। और रोली शादी के रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। सिमर के देर से आने की वजह से रोली प्रेम की पत्नी बन जाती है, और ये देखकर सिमर बिल्कुल टूट जाती है। अपना सपना पूरा करके वो कंपटीशन तो जीत लेती है, मगर प्रेम की पत्नी बनने में वो हार जाती है। किसी न किसी तरह से मंडप पर बैठी हुई परेशान रोली अपने कमरे में वापस लौटती है, और दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती हैं और बोलती हैं, रोली, मैंने आने में बहुत देर कर दी। अब क्या होगा अगर किसी को पता चल गया तो? दीदी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं वहाँ से बहुत मुश्किल से आई हूँ। अब ये लीजिए अपना जोड़ा और जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि माँ आपको विदाई के लिए बुलाने आती ही होंगी। पर रोली दीदी, अब कहने का वक्त नहीं है, समझिए। इतना कहकर सिमर दुल्हन के जोड़े में सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ तैयार हो जाती है, और फिर वो सभी के सामने नीचे पहुंचती है, जहां पर उसकी विदाई होती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहां पर बड़ी ही हंसी खुशी उसका गृह प्रवेश किया जाता है और सिमर को उसके कमरे में छोड़ दिया जाता है। जब वहां पर प्रेम आता है तो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, सिमर, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी पत्नी हैं। आप बहुत अच्छी हैं सिमर। प्रेम जी, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितनी आप समझ रहे हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप भी ना। चलिए छोड़िए, आज हमारी बातें करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। इतना बोलकर प्रेम सिमर को हक कर लेता है और तभी वो कहती है, बस प्रेम जी, मेरे करीब मत आइए, क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है। आपकी शादी मुझसे नहीं बल्कि रोली से हुई है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना बड़ा विश्वासघात मेरे साथ। सिमर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सिमर उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि उसने ये सब अपने डांस कंपटीशन की वजह से किया, और साथ ही ये सारी चीजें अनजाने में हुई हैं। प्रेम को इस बात से बहुत ही गहरा सदमा लगता है और वो गुस्से में उससे बोलता है, सिमर, तुमने अपने शौक पूरे करने के लिए तीन जिंदगी बर्बाद कर दी। अपनी बहन के साथ ही तुमने ऐसे कर दिया। छी सिमर, और दोनों घर वालों को आपने धोखा दिया। कैसे बर्दाश्त कर पा रही हैं आप ये सब? प्रेम जी, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए। सिमर, तुमने ये सब खराब कर दिया। दोनों के बीच की ये बातें उसकी सास निर्मला सुन लेती है और उनके कमरे में आकर सिमर को एक जोरदार चाटा मारते हुए बोलती है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की? अरे यही सिखाया है क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें? तुम्हारे पैर नहीं कांपे क्या इतना बड़ा कदम उठाते हुए? माताजी, मुझसे ये सब जाने अनजाने में हो गया। मैं रोली के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं रोली क्या, मैं तो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। बस बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। अब सीधा तुम्हारे माता पिता से बात करूंगी मैं। माताजी तुरंत उसके घर वालों को बुलाती है और घर में सभी इकट्ठा हो जाते हैं। साथ में प्रेम का छोटा भाई सिद्धांत भी। सिमर के माता पिता उसके इस कारनामे से बिल्कुल अनजान थे और उनके आने के बाद माताजी सिमर की सारी बातें उन्हें अच्छे से बताती है। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ और अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, पर मैं प्रेम जी से बहुत
बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। रमेश जी, हमारी दोनों बेटियों की जिंदगी खराब हो गई है। रोली के इसके में क्या कसूर था? कौन करेगा मेरी बच्चियों से शादी? आंटी जी, मैं अपनाऊंगा आपकी बेटी रोली को, मैं थामूंगा उनका हाथ, और प्रेम भैया रोली से डिवोर्स ले लेंगे और वो फिर से सिमर भाभी से शादी कर लेंगे और मैं रोली से शादी कर लूंगा। सिद्धांत, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? अरे तुझे भी इन तीनों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है क्या? एक बेटे के साथ तो हो गया, लेकिन मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। माता जी, बात को समझिए, इसमें सबकी भलाई है, समझने की कोशिश कीजिए। भैया भाभी की जिंदगी भी बच जाएगी और रोली की भी। रोली जी, क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? विल यू मैरी मी? देखिए, मैं आपको जबरदस्ती करने के लिए नहीं कह रहा, अच्छे से सोच लीजिए। हाँ सिद्धांत, मैंने सोच लिया है कि मैं आप ही से शादी करूंगी। भैया, अंकल, आंटी जी, क्या मैंने कोई गलत फैसला लिया है? मैं रोली से शादी कर सकता हूँ ना? हाँ बेटा, कर सकते हो, मुझे तुम्हारे फैसले पर गर्व है। हाँ सिद्धांत, आई एम प्राउड ऑफ यू। माता जी, सिद्धांत और बाकी सभी घर वालों के लाख समझाने पर माताजी ये बात अच्छे से समझ जाती है और अपने बच्चों की खुशी के लिए वो चारों बच्चों की शादी करवाने को राजी हो जाती है। जहां प्रेम और रोली के डिवोर्स के बाद अगले ही दिन एक और मंडप सजाया जाता है और वहां पर सिमर की शादी प्रेम के साथ और दूसरी तरफ सिद्धांत की शादी रोली के साथ होती है। और इस तरह सिमर का ससुराल भी संवर जाता है और उसका सपना भी पूरा हो जाता है। साथ ही दोनों परिवार अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो वहीं सिमर और रोली दोनों बहनें मिलकर अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती है। इस सब से माता जी को भी बहुत खुशी होती है और उन्हें ये अच्छे से समझ आ जाता है कि उन्होंने कोई गलत फैसला नहीं लिया है। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और दोनों बहनें एक राजकुमार को और एक राजकुमारी को जन्म देती हैं। अनीता और श्रेया दोनों दिल्ली शहर की रहने वाली गुप्ता खानदान की बेटियां थी। दोनों ही बेहद खूबसूरत और समझदार थी। अनीता को खाना बनाने का बहुत शौक था, वो तरह तरह का खाना बनाना जानती थी। तो दूसरी तरफ श्रेया को नाच गाने का बहुत शौक था और श्रेया काफी मजाकिया किस्म की भी लड़की थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए अनीता की शादी के बाद भी अनीता श्रेया को ज्यादातर अपने ससुराल में ही बुलाकर रखती थी। ऐसे ही एक दिन अनीता का पति सिद्धार्थ श्रेया से पूछता है, सुनो साली साहिबा, तुम्हारे बाल वाकई बहुत सुंदर हैं। ये तुम्हें किससे मिले हैं? तुम्हारी मम्मी से या पापा से? जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे ये बाल मेरे पापा से मिले हैं। वो क्यों? क्योंकि उनके सर के बाल गायब हैं। श्रेया की ये बात सुनकर सिद्धार्थ बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है, यार तुम तो वाकई में बहुत मजाकिया हो। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम ऐसी होगी। फिर कैसी लगती हूँ मैं आपको? मुझे तो बस यही लगता था कि तुम बिल्कुल अपनी बहन की तरह होगी, सीधी सादी सी। पर तुम तो बहुत ही ज्यादा कमाल की हो। थैंक यू जीजू, आप भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और उनके दरमियान और ज्यादा नजदीकियां बढ़ जाती है। एक दिन श्रेया कुछ खामोश सी अपने कमरे में बैठी होती है। सिद्धार्थ को उसकी चिंता होती है तो वो उसके पास जाकर उससे पूछता है, क्या बात है श्रेया, तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, बस मन कुछ अजीब सा हो रहा है तो यहाँ आ गई। खैर मेरी छोड़िए, अपनी बताइए, आपका दिन कैसा रहा? मेरा दिन तो अच्छा गुजरा, बाकी तुम बताओ। मेरा भी अच्छा ही गुजरा। सिद्धार्थ श्रेया को ऐसे मायूस देखकर बहुत परेशान हो जाता है, इसीलिए वो श्रेया का मूड ठीक करने के लिए एक जोक सुनाता है। सुनो, पता है आज ऑफिस में मेरे दोस्त ने एक कहानी सुनाई थी। अच्छा, मुझे भी सुनाइए। ठीक है, 2 शराबी दोस्त गाड़ी चला रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताता हूँ। एक चिल्लाया, अबे दीवार है आगे, आगे दीवार है। तभी गाड़ी दीवार में घुस गई। ओह, फिर क्या हुआ? अगले दिन दोनों अस्पताल में। पहला दोस्त, मैं चिल्लाकर कह रहा था ना आगे दीवार है, तूने सुना क्यों नहीं? इसके बाद क्या हुआ? बताता हूँ। दूसरा दोस्त, अबे बेवड़े, गाड़ी तू ही चला रहा था, मैं नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छे। सिद्धार्थ श्रेया के होठों पर हंसी देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, मानो जैसे उसके दिन भर की थकान खत्म हो गई हो। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है।
श्रेया का अपने जीजा के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। वहीं सिद्धार्थ भी श्रेया को हर छोटी बड़ी बात और जरूरत से ज्यादा ख्याल रखने लगता है। श्रेया के मन में ये गलतफहमी आ जाती है कि कहीं न कहीं सिद्धार्थ भी उसे पसंद करता है और उसे प्यार भी करता है। ऐसे ही एक दिन वो अपने जीजा से कहती है, जीजू, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा? आप अच्छे से जानते हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब है। देखो श्रेया, मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रखता हूँ और कुछ नहीं। आखिर साली साहिबा हैं आप हमारी। अगर हम आपकी फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो मुझे नजर आ रहा है कि आप मेरा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकता। देखिए, आपको मेरी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कुछ ठीक नहीं लगता ये सब। लेकिन क्यों? इसमें गलत क्या है? आप समझते क्यों नहीं है? आपको ये सब मेरे साथ नहीं बल्कि दीदी के साथ करना चाहिए। मैं तुम्हारी बहन का भी ऐसे ही ख्याल रखता हूँ श्रेया। तुम फालतू में ही चिंता कर रही हो, और वैसे भी तुम्हारा ख्याल रखना भी तो मेरा ही फर्ज है ना। देखिए, मैं आपको साफ साफ कहती हूँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। श्रेया की बातें सुनकर सिद्धार्थ को थोड़ा सा अटपटा लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो श्रेया की लाइफ में ज्यादा ही दखल अंदाजी कर रहा है, जिसके चलते वो ये तय कर लेता है कि आज के बाद वो उससे बातें नहीं करेगा, न ही उससे ज्यादा हंसी मजाक किया करेगा और न ही ज्यादा उसके आसपास जाया करेगा। अपने लिए फैसले के मुताबिक सिद्धार्थ अब सुबह श्रेया के उठने से पहले ही ऑफिस चला जाया करता और शाम को देर से आता, और छुट्टी वाले दिन तो वो अपना सारा वक्त बाहर ही बिताया करता था। इन सब बातों का श्रेया पर बहुत असर होता है और वो परेशान होकर काफी इरिटेट हो जाती है। ऐसा करते करते सिद्धार्थ को काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन श्रेया सिद्धार्थ के पास जाती है और उससे बोलती है, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरे पास वक्त नहीं है बात करने का। आपको मुझसे बात करनी ही होगी। देखो श्रेया, ये सब मेरे साथ मत करो। मैं क्या कर रही हूँ या फिर आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने क्या किया? तुम चाहती थी कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तो मैं चला गया। फिर भी तुम्हें दिक्कत है? मुझे किसी बात से कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय इसके कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। मैं कहाँ तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ श्रेया, बस तुमसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। सिद्धार्थ के जाते ही श्रेया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने जीजा के ऐसे बर्ताव का कारण सोचने लगती है। पूरे दिन वो इसी असमंजस में खोई रहती है। शाम को जैसे ही सिद्धार्थ वापस घर लौटकर आता है, वो उसके कमरे में जाने से पहले ही अपने कमरे में उसे ले जाती है और फिर बोलती है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे साफ साफ बता दीजिए। तुम पागल हो गई हो श्रेया। अगर तुम्हें और मुझे एक साथ किसी ने देख लिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। हो जाने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब क्या कह रही हो श्रेया? तुम होश में तो हो? मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ, बस मुझे बता दीजिए और मुझे जाने दीजिए। बोलो क्या? डू यू लव मी? ये क्या कह रही हो तुम? जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। डू यू लव मी और नॉट? नो नो, आई डोंट लव यू। लेकिन क्यों? मुझ में कमी ही क्या है? बात कमी की नहीं है श्रेया, बात फीलिंग्स की होती है। मैं जो तुम्हारे लिए फील करता हूँ वह प्यार नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं। श्रेया और सिद्धार्थ एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर अनीता आ जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो बोलती है, श्रेया, मैंने तुम्हारी कही हुई हर एक बात सुन ली है। देखो अनीता, इसमें श्रेया की कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ कि गलती किसकी है और किसकी नहीं। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गई थी, लेकिन जीजा जी मुझे सही रास्ते पर ले आए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब सुन चुकी हूँ। मैं जानती हूँ इस उम्र में ये सब गलतियाँ हो जाया करती है, और मुझे आप दोनों पर पूरा यकीन है कि आप कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगे। और श्रेया, गलतफहमी सभी को हो जाती है, पर अगर सही समय पर उस गलतफहमी को दूर कर दिया जाए तो बातें और हालात दोनों अच्छे हो जाते हैं। थैंक यू दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे आपके और जीजू के बीच में कोई गलतफहमी पैदा हो। सॉरी। गुड, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। सबकी गलतफहमियां भी मिट गई। चलो अब जल्दी से खाना खा लेते हैं। मैंने सबका पसंदीदा मूंग दाल का हलवा बनाया है। सभी लोग एक साथ मिलकर हलवा खाते हैं। वक्त बीतता जाता है और श्रेया
अपना ध्यान ओवरथिंकिंग से हटाकर अपने करियर पर लगाती है। थोड़े ही समय के बाद एक अच्छा सा लड़का देखकर अनीता और सिद्धार्थ उसकी शादी करवा देते हैं, जहां श्रेया खुशी खुशी अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है और वहां पर अपनी जिंदगी उसके साथ बिताने लगती है। तो वहीं अनीता और सिद्धार्थ भी एक बार फिर से हंसी खुशी अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। निमकी देवी एक बहुत ही रंगीली मिजाज की औरत थी। 50 साल की उम्र में भी वो खुद को एक 20 साल की लड़की की तरह समझती थी। वैसे तो वो विधवा थी, लेकिन रहती बिल्कुल बन-ठन कर थी। उसके परिवार में उसका बेटा ओम और उसकी पत्नी शांति रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन निमकी देवी फेसबुक के जरिए एक अमर नाम के आदमी के संपर्क में आती है। निमकी और अमर आए दिन एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दिन निमकी अमर से मिलने के लिए अच्छे से तैयार होकर जा रही होती है कि तभी उसकी बहू उसे रोकते हुए कहती है, माँ जी, आप इतना बन ठन कर कहाँ जा रही हैं? अरे तेरे से मतलब है क्या? और हाँ, ये काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता मत काटा कर, समझी? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इस बुढ़ापे में इतने टोर मारकर भला कौन जाता है? अरे तू तो जलती है मेरी सुंदरता से। और हाँ, बुढ़ी होगी तेरी माँ। और बस रहने दीजिए, मेरी माँ को खुद से कंपेयर करना आपके बस की बात नहीं है। अरे हट पीछे और मुझे जाने दे। तेरे से बात करके मैं अपना कीमती समय खराब नहीं करना चाहती। तो जाइए ना, रुके किसके लिए हैं? निमकी वहाँ से चली जाती है और एक पार्क में अमर से मिलती है। अमर भी उसी की उम्र का होता है और उससे कहता है, तो निमकी जी, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी बहू और मेरा बेटा, बस हम लोग रहते हैं। और आपके घर में कौन है? जी मैं अकेला रहता हूँ। मेरी एक बेटी थी, उसकी मैंने शादी कर दी। वो अपने पति के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गई है। अच्छा जी। तो आपको मैं कैसा लगा? जी मुझे तो आप बहुत अच्छे लगे। वैसे आपको मैं कैसी लगी? अरे आप तो मुझे बहुत अच्छी लगी। दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक बातें करते हैं और अच्छा वक्त गुजारते हैं। थोड़ी ही देर के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। वक्त बीतता जाता है। निमकी और अमर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन निमकी छुपकर अमर से फोन पर बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर शांति आ जाती है और बोलती है, वाह जी वाह, क्या बात है, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इस उम्र में मेरी सास का अफेयर चल रहा है। अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। अरे क्या बकवास करे जा रही है तू? अरे जो सच है वही तो बोल रही हूँ माँ जी। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। अरे तू शर्म कर बेशरम, मैं तेरी सास हूँ। मेरी सास बनने की कोशिश मत कर, वरना तेरी जबान खींच लूंगी। आज तो आने दीजिए इनको, आपका सारा काला चिट्ठा खोल के रख दूंगी। आखिर वो भी तो जाने कि उनकी माँ इस उम्र में क्या गुलछर्रे उड़ा रही है। अरे नास पीटी, अपनी औकात से ज्यादा बोल रही है तू। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, वाह। दोनों सास बहू में बहुत देर तक बहस चलती रहती है और शाम को जब ओम ऑफिस से घर आता है तो शांति ओम को उसकी माँ की सारी सच्चाई बता देती है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी माँ के पास जाकर उनसे गुस्से में बोलता है, माँ ये सब क्या है? अरे समाज में हमारा मजाक बनाओगी क्या? अरे क्या मतलब है तेरा? माँ इस उम्र में आप इश्क फरमा रही हो? अरे कुछ तो लिहाज करो अपनी उम्र का। मैं अमर जी से प्यार करती हूँ और मैंने कुछ गलत नहीं किया जो शर्म करूँ। मैं आपको और उनको एक नहीं होने दूंगा। दोनों माँ बेटे में बहस होती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और निमकी चुपके से घर में किसी को भी बिना बताए अमर से मिलने जाती है। तभी उसकी बहू की नजर उसकी सास पर पड़ जाती है और वो अपनी सास का पीछा करना शुरू करती है। थोड़ी ही देर के बाद निमकी एक पार्क में अमर के पास पहुंच जाती है, जहां अमर उसको एक बहुत ही सुंदर सा हार गिफ्ट करता है और अपने हाथों से उसको हार पहनाता है और ऐसे में वो उससे बोलता है, निमकी जी, आप पर ये हार बहुत सुंदर लग रहा है। सबसे स्पेशल बात तो ये है कि ये हार मेरी बेटी ने खास आपके लिए भिजवाया है। वो कल इंडिया आ रही है आपसे मिलने। आपको कोई दिक्कत नहीं है हमारे इस रिश्ते से? जी नहीं,
बल्कि वो तो बहुत खुश है कि कब हम दोनों एक होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम और अपनी बेटी के नाम कर दूं। अरे अभी ये सब करने की क्या जरूरत है, और वैसे भी मुझे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए मुझे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ निमकी जी। जी मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। शांति चुपचाप खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन लेती है और वहाँ से वापस घर आकर ओम को निमकी की सारी बातें बता देती है और दोनों पति पत्नी निमकी का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद जब वो घर आती है तो शांति उससे बोलती है, आ गई अपनी प्रेम कथा को पूरा करके या कुछ और भी बाकी रह गया? अरे तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? ये मत भूल कि मैं तेरी सास हूँ। माँ, आप उसको तमीज ना ही सिखाओ तो बढ़िया होगा। वाह बेटा वाह, आज तेरे लिए तेरी बीवी ऊपर हो गई और माँ कुछ नहीं है तेरे लिए। ये सारी बकवासबाजी बंद करो माँ, और चुपचाप ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो और फिर आपका जो जी में आए वो करो। अच्छा जी, तो ये बात है। अगर प्यार से मांगता ना बेटा तो मैं तुझे अपनी जान दे देती, लेकिन अब तुझे मैं प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी नहीं दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अरे आपका वो घटिया आशिक वो करेगा ना अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम। कम से कम हमारी प्रॉपर्टी तो हमें दो, निकलो यहाँ से। ये घर मेरा है और शादी करने के बाद अमर जी यहीं रहेंगे मेरे साथ, और जिसको दिक्कत हो वो यहाँ से जा सकता है। ऐसे कैसे जा सकते हैं हम लोग? इस प्रॉपर्टी पर हमारा बराबर का हक है। अरे हक भी तभी मिलते हैं जब कर्म किए हुए वैसे। ऐसे ही उनमें बहस चलती रहती है और एक दिन निमकी अमर से शादी कर लेती है। साथ ही उसे और उसकी शादीशुदा बेटी रिया को अपने साथ घर ले आती है। ये सब देखकर ओम और शांति गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और ओम बोलता है, आखिर कर ही लिया आपने अपने मन की। अरे इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता आपको। ओ हेलो, अरे ये इनकी लाइफ है, ये कैसे भी जी सकते हैं और प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने इनको अपनी मम्मी मान लिया है, तो बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम भी इन्हें अपना पापा मान लो। अरे ये कभी नहीं हो सकता, मैं इन्हें अपना पापा नहीं मानूंगा। अभी भी मौका है, जिसको दिक्कत हो रही है वो यहाँ से जा सकता है। बहुत सही किया माँ आपने, इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहो। इसी तरह लड़ते झगड़ते समय बीतता जाता है और एक रात ओम अपनी माँ के कमरे में जाता है और तकिया लेकर निमकी का मुंह दबा देता है। तो वहीं निमकी भी अपने हाथ पैर मारकर किसी न किसी तरह अमर को जगा देती है। अमर गुस्से से ओम को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? बुढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? दोनों ही आपस में मारपीट शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर निमकी गुस्से से ओम को थप्पड़ मारती है और घर से निकालने लगती है। तभी ओम उससे कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे नहीं, तू कभी नहीं सुधरेगा, इसीलिए तू अब यहाँ नहीं रह सकता। निमकी जी, एक मौका दे दीजिए इसको। थैंक यू पापा। निमकी उसे माफ करके एक और मौका दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शांति और ओम मिलकर फिर से निमकी को मारने का प्लान बनाते हैं। ऐसे ही एक बार निमकी कमरे में जब अकेली होती है तभी ओम उसकी कमरे में आता है और एक चाकू से निमकी पर वार कर देता है। तभी वहाँ पर अमर आता है और पुलिस को फोन करके उनकी सारी सच्चाई को बता देता है। साथ ही पुलिस ओम और शांति दोनों को ही गिरफ्तार करके जेल पहुंचा देती है और इस तरह ओम को लालच के चलते ना ही घर मिलता है और ना ही परिवार। सारी जिंदगी उसे जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ती है। तो वहीं निमकी अपने पति अमर और बेटी रिया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। राधिका एक बहुत ही सुंदर और आजकल की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी, जिसे घर के कामों के साथ साथ बाहर के कामों को हैंडल करना भी बखूबी आता था। वो एक ओपन माइंडेड लड़की थी। उसके परिवार में उसकी माँ तन्नू और पिता मानव रहते थे। राधिका एक एयर होस्टेस का कोर्स कर रही थी और उसका ये कोर्स 1 महीने में खत्म होने ही वाला था। ऐसे ही एक दिन वो अपने इंस्टीट्यूट से थक हार कर घर आई। तभी उसकी मम्मी कहती है, आ गई मेरी बच्ची, ये ले पानी पी। हाँ माँ। अच्छा ठीक है, अब तू जाके फ्रेश हो जा और गर्मा गर्म खाना खा ले आके। अरे हाँ माँ। राधिका
अपने रूम में जाती है और फ्रेश होकर फिर खाना खाने आती है। दोनों माँ बेटी खाना खाते हुए बातें करती हैं। अच्छा तो ये बता कि तेरा ये कोर्स कब तक होगा? होने वाला है बस, उसके बाद तो मैं एयर होस्टेस बन जाऊंगी और फिर आप लोगों को भी एरोप्लेन की सैर करवाऊंगी। अच्छा है, लेकिन तू ये काम करेगी तो घर पर कब तक आया करेगी? अरे माँ, आ जाया करूंगी कभी कभी जब फ्लाइट्स नहीं होंगी, और वैसे भी अभी थोड़ी जा रही हूँ मैं, तो अभी फिलहाल चिल करो और खाना खाओ। अरे ये क्या एकदम से मेरे मुंह में ठूस दिया तूने? खा लो, फिर मैं बाद में नहीं खाऊंगी। अच्छा एक काम कर दे, वो मैंने ना ज्वेलर को ना एक नेकलेस दिया था ठीक करवाने के लिए, तो तू वो जाकर ले आ। ओके माँ, ले आऊंगी। राधिका अपनी माँ का हार लेने ज्वेलर के पास जाती है। फिर वो उसे वहाँ से लाकर घर आ ही रही होती है कि तभी रास्ते में आते वक्त राधिका के हाथ से नेकलेस का बैग दो चोर बाइक पर बैठकर खींचकर चलते बनते हैं। राधिका रोकते हुए उनके पीछे भागती है कि तभी प्रेम नाम के एक लड़के की नजर उस बाइकर्स पर जाती है और डंडा उठाकर वो उसकी बाइक के पहियों के बीच में डालता है, जिससे दोनों चोर गिर जाते हैं और प्रेम उनकी बहुत धुलाई करता है और राधिका का नेकलेस और बैग लाकर उसे वापस कर देता है। तभी राधिका उससे कहती है, थैंक यू सो मच उन दोनों चोरों से मेरी मॉम का नेकलेस बचाने के लिए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, और कोई चोरी करेगा तो उसको सबक भी तो सिखाना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। वैसे आपका नाम क्या है? माई नेम इज लव। ये कैसा नाम है? ओ, इतना अच्छा नाम तो है मेरा, प्रेम, क्यूट सा नाम। ओह, तो ऐसे बोलो ना पागल। एंड माई नेम इज राधिका। वाओ, हम दोनों के नाम साथ में काफी अच्छे लगते हैं, राधिका विद प्रेम। आप थोड़े मेंटल हैं क्या? फर्स्ट मीटिंग में ही फ्लर्ट कर रहे हैं? जब मौका मिले तब करना चाहिए, क्या पता लाइफ में कोई लव ट्रेजेडी हो जाए। कुछ भी, वैसे अब मुझे चलना चाहिए। ऐसे कैसे? आपका सामान बचाया है, छोटी सी ट्रीट तो दे सकती हो ना। वो क्या है ना, भूख भी बहुत लग रही है। ओहो, चलो फिर। दोनों पास के एक पिज्जा हाउस में पहुंचती हैं और राधिका 2 पिज्जा और कोक ऑर्डर करती है और फिर साथ में दोनों खाने लगते हैं। तभी प्रेम कहता है, वैसे आप क्या कर रही हैं फिलहाल? मैं एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही हूँ और नेक्स्ट मंथ से ही मैं फ्लाइट्स अटेंड किया करूँगी। और वैसे भी अब आपको मेरा नंबर चाहिए होगा, तो एक काम करो, पहले ही ले लो। अरे वाह यार, तुम तो मुझसे भी तेज हो। तुम्हारी बातों से एक बारी में ही पहचान लिया, तो अब मैं घर जाऊँ, ट्रीट तो तुम्हारी हो गई। हाँ जी, थैंक यू एंड नाइस टू मीट यू। राधिका अपने घर पहुंचकर वो नेकलेस अपनी मम्मी को देती है। अगले दिन प्रेम उसे कॉल करता है। हेलो, कौन? आई एम प्रेम, पहचाना आपने? ओह या, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। क्या आप मिल सकती हैं मुझसे प्लीज प्लीज प्लीज? ठीक है, आ जाऊंगी, लेकिन कहाँ? मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा, आप वहीं आ जाना। कुछ देर बाद प्रेम और राधिका एक बोटिंग साइट पर मिलते हैं और बोटिंग करते हुए बात करते हैं। एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों की दोस्ती काफी अच्छे से हो जाती है। दोनों को एक दूसरे की बहुत आदत हो गई थी और एक दिन प्रेम उसे सरप्राइज देने के लिए रोमांटिक सी जगह पर ले आता है और अपनी बाहों में लेकर वहाँ से उस रूम तक ले जाता है और घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज कर देता है। ये देखकर राधिका बहुत खुश हो जाती है और उसके प्रपोज को हाँ करके उसे गले लगा लेती है और वक्त बीतता है। दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन इसी दौरान राधिका की एयर होस्टेस की जॉब लग गई थी और वो बैग लेकर जाने लगती है। तभी प्रेम उससे शादी करने को कहता है। प्रेम, हम अभी शादी कैसे कर सकते हैं? तुम अच्छे से जानते हो कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। हाँ राधिका, मैं जानता हूँ, पर तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा अब मैं? मेरे दिल को तेरे दिल की जरूरत है। प्रेम, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन तुम ये समझ लो कि ये हमारा कोई लव टेस्ट है जिसमें हमें दूर होकर भी साथ रहना होगा, हमेशा एक दूसरे के दिल में। हम दोनों उस टेस्ट में जरूर पास होंगे और बहुत जल्द शादी भी करेंगे। आई लव यू प्रेम। आई लव यू टू राधिका। इतना कहकर वो एयरपोर्ट पर चली जाती है और अब वो फ्लाइट अटेंडेंट का काम करने लगती है।
धीरे धीरे उसकी काबिलियत को देखकर उसे इंटरनेशनल फ्लाइट में भी काम करने को मिल जाता है, जिस वजह से अब वो हफ्ते हफ्ते भर कभी थाईलैंड, कभी श्रीलंका, कभी बैंकॉक के ट्रिप पर फ्लाइट अटेंड किया करती थी। साथ ही दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते थे। टाइम मिलता था तो प्रेम और राधिका लैपटॉप पर वीडियो कॉल कर लिया करते थे। 5-6 महीने गुजर जाते हैं। प्रेम बिल्कुल अधूरा हो गया था। फाइनली राधिका को कुछ हफ्तों के लिए हॉलिडे मिलता है और वो वापस इंडिया आ जाती है और एयरपोर्ट पर सामने वो प्रेम को देखती है और उसे जोर से आकर गले लगाती है। दोनों बहुत रो रहे होते हैं। घर जाकर दोनों एक दूसरे के घर वालों को अपने रिलेशन के बारे में बता देते हैं। 2 दिन में ही दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। अगले दिन उसकी सास हेमा उससे कहती है, अरे बहू, मीठे में क्या बनाया है तुमने पहली रसोई में? हाँ माँ जी, मैंने रसमलाई और गाजर का हलवा बनाया है। ये लीजिए, खाकर तो देखिए। प्रेम को भी बुला ले बेटा। ठीक है माँ जी, आप जरा खाइए, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। राधिका उसे रूम में जैसे ही बुलाने जाती है, वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, आ गई ना मेरी जान पकड़ में। अरे यार, क्या कर रहे हो? माँ जी आ जाएंगी, चलो छोड़ो मुझे। पहले अपने प्रेम को और प्रेम दो। जल्दी से नीचे आ जाओ, मैंने रसमलाई बनाई है तुम्हारे लिए, आकर खाओ। तुम ही मेरी मीठी मीठी रसमलाई हो, तुम्हें ही खाऊंगा। प्रेम, तुम पागल हो गए हो, जाने दो ना मुझे। नो। ठीक है, देती हूँ, रुको। दोनों किस करने के बाद नीचे आकर खाना खाते हैं और कुछ दिन वो अपने ससुराल में बिता लेती है और फिर उसे फ्लाइट्स अटेंड करने की नोटिफिकेशन आने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सास के पैरों के पास बैठकर कहती है, माँ जी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं ये जॉब करूँ तो? नहीं बहू, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब जमाना बदल रहा है, इसलिए सबको अपनी सोच बदलनी चाहिए। बस तू घर पर बीच बीच में आती रही हो। अभी तेरा नया नया काम है, इसीलिए कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच माँ जी, आपने मेरे ऊपर से एक बहुत ही बड़ा बोझ उतार दिया है। सभी सासू माओं को आपकी तरह ही होना चाहिए, जो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझे, उनके सपनों को कभी मरने ना दे, बल्कि उनका साथ दे। अच्छा, अब रो मत फूलमती, ये बता फ्लाइट कब की है? माँ जी, कल ही जाना है मुझे। ठीक है बेटा। वक्त बीतता है। 7-8 महीने तक वो ऐसे ही यही सब करती है। तभी बीच में उसे एयरलाइंस कंपनी की तरफ से कुछ फ्री टिकट्स और ऑफर मिलते हैं फैमिली ट्रिप के लिए, और वो अपनी सास और प्रेम को लेकर थाईलैंड की सैर करवाती है और उनके साथ मजे करती है। इस तरह दोनों की शादी होने के बाद भी उनका लॉन्ग डिस्टेंस लव रिलेशनशिप का सिलसिला चलता ही रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।